नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए थर्ड और फोर्थ वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं अक्टूबर के मंथ में उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए गए हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ये वीडियो है जिसमें आपको याद कराने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड की जाएगी जिससे कि आपको लंबे समय तक वो याद रह पाए। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे, तो जैसे बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन अभी आने के लिए कहा गया है और उसका इफेक्ट होना शुरू भी हो गया है। इसका नाम है दाना। दाना का नाम किसने दिया है, किस देश ने दिया है और किस राज्य को, भारत के किस राज्य को यह अफेक्ट कर रहा है, इसकी बात करेंगे। और ब्रिक्स समिट अभी रिसेंटली में हुआ। ब्रिक्स समिट कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया, भारत की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव बनकर गया, वहां पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे उसकी बात होगी। और अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी नवंबर के महीने में रिटायर हो जाएंगे, जिनका नाम DY चंद्रचूड़ जी है। अब अगले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन होंगे और कौन से नंबर के होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बात करेंगे। और ICC के वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप हुआ वुमेन्स कैटेगरी का। मेंस का तो आपने देखा भारत ने जीत लिया, इसको किसने जीता है ये कंप्लीट हो चुका है, कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया, सारी चर्चाएं होंगी। और इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही, टॉप पोजीशन पर कौन रहा, कितने देशों को यहां पर रैंकिंग प्रोवाइड कराई गई, ये सभी बात करेंगे। बाद में एक्सरसाइज की बात होगी जिसमें सिम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज बात की जाएगी। और भी बहुत सारी स्वावलंबन एक्सरसाइज है जो कि अभी रिसेंटली में इंडियन आर्मी ने कराई है, उसकी बात करेंगे। तो सारी एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। और ग्लोबल अभी रिसेंटली में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया, इसकी भी बात होगी। और लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज को तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन वीडियो आपको अच्छी लगे, कंटेंट बेहतर लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि यूपी का कौन सा डिस्ट्रिक्ट और साथ साथ अन्य राज्यों का भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहां पर नए एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के अंतर्गत इनॉग्रेट किया गया है। उड़ान स्कीम का मतलब है उड़े देश के आम नागरिक, और इसके माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ कोशिश कर रही है कि बाटा के चप्पल पहनने वाले लोग भी जो एरोप्लेन का जो उड़ान का मजा ले सके, लुत्फ ले सके। इसके अंतर्गत वो सस्ते किराए पर अवेलेबल करा रहे हैं टिकटों को। और भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश है जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रीवा, अंबिकापुर और सहारनपुर, रीवा मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में नए एयरपोर्ट इनॉग्रेट किए हैं उड़ान स्कीम के अंतर्गत। और उड़ान स्कीम जिसको अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, इसका मेन एम है कि वो रीजनल कनेक्टिविटी को एनहेंस कर पाए जिससे कि हर कोई जिसको जल्दी जाना है एक जगह से दूसरी जगह वो इनका यूज करे और आसानी से पहुंच जाए कम दामों पर। तो कम दाम भी किए गए हैं और ये उड़ान स्कीम की एक मेन पॉइंट है जिसमें उड़े देश का आम नागरिक इसकी फुल फॉर्म है। अगला, अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा कई फिल्मों में भी कि एक लेडी का स्टैचू होता था, एक हाथ में तराजू होता था, एक हाथ में तलवार होती थी। तो अब यहाँ पर उनकी जो स्टैचू है उसका कुछ चेंज किया गया है। जैसे कि स्टैचू के आंखों पे पट्टी होती थी तो उस पट्टी को हटा दिया गया और एक हाथ में तराजू तो रखा गया लेकिन दूसरे हाथ में तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन को रख दिया गया। इसीलिए ये चर्चाओं में रहा कि अभी जो नया स्ट्रक्चर दिया गया है स्टैचू को, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर कोर्ट में वो आपको मूर्ति दिख जाएगी जिसको न्याय की देवी, लेडी ऑफ जस्टिस कहते हैं, उनमें कुछ चेंज किया गया, इसलिए चर्चाओं में रहा। ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। तलवार का मतलब ये था कि कानून के पास ये ताकत है कि आप अगर कुछ गलत करते हैं तो आपको सजा भी दे सकता है। और आंख में पट्टी का मतलब ये था कि कानून के सामने आप कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर हो, सभी बराबर है। लेकिन अब उस पट्टी को हटा दिया गया है और अब कॉन्स्टिट्यूशन को तलवार की जगह पर रख दिया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब आपके जितने भी फैसले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन
सरकार को या फिर कोर्ट को ये ताकत देती है कि वो आप पर अगर कोई एक्शन होता हो तो वो ले सके। और कुछ इस प्रकार का नया स्टैचू प्रदर्शित आपको होगा। तो नया जो स्टैचू है उसमें मैंने आपको बता दिया सेम है सब कुछ, बस आंख में पट्टी नहीं है और एक हाथ में तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, दाना नाम का जो साइक्लोन है ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ये उठा और उठने के बाद यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहा गया कि ये भारत की उड़ीसा कोस्ट को और साथ साथ वेस्ट बंगाल के कुछ जगहों को ये अफेक्ट करेगा। ये जो दाना है इसका नाम ऑलरेडी अनाउंस्ड है। ये 13 जो कंट्रीज है उनके रोटेशनल उन्होंने नाम दे रखे हैं, उन्हीं के रोटेशनल वे में कोई भी साइक्लोन आता है तो नाम उनका पड़ता है। तो ये जो नाम है ये कतर के द्वारा सजेस्ट जो किया गया था उन्हीं के सजेशन के बाद इस दाना नाम को रखा गया। तो बे ऑफ बंगाल में अभी अक्टूबर के मंथ में ये उठा है और ये उड़ीसा के कोस्ट में अफेक्ट कर चुका है। ठीक, तो यहाँ पर करीब करीब अफेक्ट इसने किया है। बे ऑफ बंगाल से दाना नाम का साइक्लोन उठा। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम भारत का लास्ट ईयर वाला जो लास्ट टाइम वाला था वो 2022 में जो ऑर्गेनाइज हुआ बहुत बढ़िया गया था। उसमें भारत ने 12 स्पोर्ट्स में यहाँ मेडल्स प्राप्त किए थे, जिनमें से 6 स्पोर्ट्स को अब यहाँ पर अगला जो कॉमनवेल्थ गेम होगा उसमें ड्रॉप करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो 2026 में 4 साल के अंतराल में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और इस बार इसको 2026 में इसको ग्लासगो में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो वहाँ से अनाउंसमेंट हुई है कि बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस और रेसलिंग इन सभी में भारत को मेडल मिले थे। अब इनको अगले ओलंपिक में ड्रॉप करने की बात कही जा रही है। भारत को बात करें तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भारत को 61 मेडल प्राप्त हुए थे, जिनमें 22 गोल्ड मेडल थे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा ग्लासगो में अगला कॉमनवेल्थ गेम 2026 में होगा। अगला ब्रिक्स समिट 2024। ब्रिक्स ये 5 देशों का समूह था। अब इसमें जनवरी 2024 से और भी कई देश यहाँ पर जुड़े हैं, 5 नए देश और जुड़े हैं, जिनमें एक देश अभी वेट कर रहा है, अभी उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है ब्रिक्स पे अपने जुड़ने की, लेकिन नाम अनाउंस हो चुका है। वो 5 देश कौन है तो इजिप्ट, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया। ये 5 देश हैं जो कि जनवरी 2024 में ब्रिक्स में जुड़े। और इससे पहले भी 5 देश थे। बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, शी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स उनके आगे वाले जो देश हैं उनके जो इनिशियल वर्ड है उससे लेकर ब्रिक्स को बनाया गया। और अभी रिसेंटली में इसका समिट 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज हुआ। ये कजान रशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर कई सालों के बाद भारत और चाइना के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और अब वहाँ पर सहमति जताई गई है कि हमारा जो भी बाउंड्री में हमारी जो सीमा में विवाद चल रहा है उसको शॉर्ट आउट करने के लिए हम वहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे। और ये एक पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई। और दूसरी चीज़ ये रशिया में ऑर्गेनाइज हुआ। रशिया यूक्रेन से लगातार युद्ध कर रहा है और युद्ध को रोकने के लिए यूरोपियन देशों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की है ब्रिक्स के देशों के साथ कि वो रशिया को मनाए कि वो युद्ध को बगैर शर्तों के रोक दें, लेकिन ऐसा भी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ब्रिक्स की बात करें तो स्टार्टिंग में ब्रिक बना था 2006 में और उस टाइम पर साउथ अफ्रीका नहीं था, लेकिन 2009 में साउथ अफ्रीका भी इसमें जुड़ गया और 2009 में ये ब्रिक्स बन गया। लेकिन इसकी पहली मीटिंग 2009 में हुई थी, कहां पर? रशिया के यकाटेरिनबर्ग में। ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2014 में इनका एक बैंक बना जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, एनडीबी कहते हैं। वो 2014 में वो बना। उसके भी ये नए जो 5 मेंबर हैं वो सदस्य हो चुके हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ। उसमें न्यूजीलैंड की टीम के द्वारा यहाँ पर इस वर्ल्ड कप को जीत लिया गया साउथ अफ्रीका को हराकर। ये जो वर्ल्ड कप है ये न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया और ये हिस्ट्री में अभी तक ऐसा हुआ है कि चाहे
मेंस हो चाहे वुमेन्स, दोनों में से किसी ने वर्ल्ड कप जीता हो, तो ये न्यूजीलैंड की टीम है जिन्होंने इस बार का वर्ल्ड कप जीता है। इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया? देखिए, ऑर्गेनाइज पहले अनाउंस किया गया था कि बांग्लादेश में होगा, लेकिन बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होने की वजह से इसे दुबई और शारजाह में शिफ्ट किया गया। ये 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक वहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया। यहां पर बात करें तो पहला एडिशन 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था। लास्ट जो एडिशन अभी जो हुआ है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शहरों में ऑर्गेनाइज हुआ। अगला जो होगा वो भी इंग्लैंड में होगा 2026 में। 2-2 साल के अंतराल में ये ऑर्गेनाइज होते हैं। इस बार न्यूजीलैंड इसको जीता है, पहला टाइटल है, और सबसे सक्सेसफुल टीम ऑस्ट्रेलिया रही है। ये 9वां संस्करण था जिनमें से 6 तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन, काक्सर ब्रिज ये लद्दाख में है। काक्सर ब्रिज का भी नाम चेंज किया गया, जो शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर रखा गया। कारगिल वॉर के समय पर जो इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया था उसको समर्पित करते हुए जो कैप्टन अमित भारद्वाज है उनके नाम पर काक्सर ब्रिज का नाम लद्दाख में रखा गया है। ध्यान रखिएगा, कारगिल वॉर 1999 में हुआ था। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख 2019 से यूनियन टेरिटरी है। ये बीडी मिश्रा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेह यहाँ की कैपिटल है और अब यहाँ पर 7 जिले हो चुके हैं। पहले 2 थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी 5 जिले और अनाउंस किए हैं। अगला क्वेश्चन, अफ्रीकन कंट्री कौन सी ऐसी बन गई है जो कि मलेरिया फ्री WHO के द्वारा अक्टूबर में अनाउंस की गई? तो इजिप्ट नामक जो एक कंट्री है ये अफ्रीका की एक और कंट्री बनी है जो कि WHO के द्वारा मलेरिया फ्री घोषित की गई। मलेरिया फ्री कैसे घोषित की जाती है? कोई भी पिछले 1 साल में केस ना आया हो और उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कोई केस आता है तो उसको वो टैकल कर सके। इसी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देता है। तो इजिप्ट को अभी 2024 में 20 अक्टूबर को ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें 2023 में, तो इससे पहले 2023 में अजरबैजान और तजिकिस्तान को WHO के द्वारा मलेरिया फ्री घोषित किया गया। इससे पहले चाइना और अल सल्वाडोर को भी मलेरिया फ्री घोषित किया गया। ऐसा अभी तक 44वां देश बन चुका है जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया जा चुका है WHO के द्वारा। अगला, किस कंट्री ने अभी व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव को गवर्नमेंट कंप्यूटर में साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न को देखते हुए प्रोहिबिटेड कर दिया है, रोक लगा दी है? ये हांगकांग के द्वारा, जो हांगकांग की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा साइबर सिक्योरिटी की कंसर्न को देखते हुए व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करने के लिए ऑफिशियल कंप्यूटर्स में बैन कर दिया है। यहाँ इसी प्रकार का एक अनाउंसमेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने की बात कही गई है, मतलब जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर उस एल्गोरिथम को यूज़ करके बैन करने की बात की गई, वो नॉर्वे में हुई है। तो दोनों क्वेश्चंस अलग हैं, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे में बच्चों के लिए प्रोहिबिट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन हांगकांग में जो हांगकांग की गवर्नमेंट है, साइबर सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कंप्यूटर्स हैं उनमें व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव को बैन किया गया है। ठीक, अगला, इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 जिसमें भारत की रैंक कितनी रही? तो इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024 भारत की रैंक 84th रही है। भारत की 84 रही। टोटल 165 कंट्रीज को यहाँ पर शामिल किया गया। इसमें क्या क्या देखकर ये रिपोर्ट बनाई जाती है? तो इसमें जो गवर्नमेंट का साइज है और साथ साथ प्रॉपर्टी राइट्स है, मॉनेटरी पॉलिसी है और ट्रेड फ्रीडम है, इसको देखते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। भारत के पड़ोसी देशों की यहाँ पर रैंकिंग दिखाई गई, तो सबसे बेहतर रैंकिंग भारत की है। यहाँ पर भारत की रैंक 84 है और बाकी सभी पड़ोसी देशों की रैंकिंग ज़्यादा है। लेकिन टॉप पोजीशन पर बात करें तो हांगकांग है, दूसरे पर सिंगापुर, तीसरे पर स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड चौथे पर और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 5वीं पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले कौन बनेंगे? तो आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना। ये 51वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। नाम पहले ही DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा यहाँ पर रिकमेंड किया जा चुका था, लेकिन अब यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अगले भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी होंगे, जो 9 नवंबर को, अप्रॉक्सीमेटली 9 नवंबर को
जो हमारे DY चंद्रचूड़ जी हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद पोस्ट खाली होगी तो ये फिल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, संजीव खन्ना जी भारत के सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। अगला, तो अब एक्सरसाइज की बात करें तो सिम्बेक्स नामक जो एक्सरसाइज है ये भारत और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। इसे 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में पहले फेज़ के रूप में ऑर्गेनाइज कराया जा चुका है। दूसरा जो मैराइन फेस होगा वो 28 से लेकर 29 अक्टूबर तक इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अगला, डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये किस देश में भारत की नई एम्बेसडर बनी है? तो ये स्वीडन में भारत की नई एम्बेसडर बनी है। ये फॉरेन सर्विस ऑफिसर है 1992 बैच की, और स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। स्वीडिश यहाँ की लैंग्वेज और यूरोप की एक कंट्री है। अगला क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसके द्वारा अभी बुद्धिज्म मॉन्क और स्कॉलर्स का जो कॉन्फ्रेंस है कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ? तो बुद्धिज्म जो मॉन्क और स्कॉलर्स का कॉन्फ्रेंस है, इसको कोलंबो में, श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के जो मॉन्क हैं और स्कॉलर्स हैं उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके अंतर्गत ही इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, किस मिनिस्ट्री ने अभी PM यशस्वी स्कीम को लॉन्च किया? तो PM यशस्वी स्कीम ये जो यूथ है, जो OBC, EBC और जो और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्ट और एजुकेशनल सपोर्ट के लिए यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसकी थीम PM यंग अचीवर्स स्कॉलर अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया रखी गई है, जिसमें फाइनेंशियल असिस्ट करना यहाँ पर इन क्लासेस के लिए, इन क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर इसका मेन एम है। तो PM यशस्वी स्कीम किसके अंतर्गत काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि वो AI इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप कर सके? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ निवीडिया नाम की जो एक कंपनी है उसके साथ यहाँ पर इन्होंने साइन अप किया है, जिससे कि जो US चिप मेकर कंपनी है निवीडिया, इसके साथ यहाँ पर एक साइन अप किया है जिससे कि वो भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। तो जो निवीडिया और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर साइन अप हुआ है। अब ये दोनों मिलकर AI इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में भारत की जो हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल जी, अब ये फॉर्मर कैप्टन हो जाएंगी। तो रानी रामपाल ये क्वीन ऑफ इंडियन हॉकी कहलाई जाती हैं। 15 साल इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी करियर को दिए हैं और अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो अब जो रानी रामपाल जी हैं वो इंटरनेशनल हॉकी से रिटायर कर चुकी हैं और इन्हीं के नेतृत्व में ही 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने 4th पोजीशन हासिल की थी और कई सालों के बाद ये पोजीशन भारत को मिली थी। इनकी बात करें तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो खेलों के जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, वो इनको मिल चुका है। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब ये रिटायर ले रही हैं। अगला क्वेश्चन, ये है रानी रामपाल। अगला, उर्मिला चौधरी, ये नेपाल की है, जिनको उनके कार्य के लिए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है। इनका जो कार्य है वो इन्होंने एक को फाउंडिंग की है एक फ्री कमलारी डेवलपमेंट फोरम की। उसमें जो फ्री कमलरी डेवलपमेंट फोरम है उसमें ये को फाउंडर है उसकी, और वो काम करती है लेबरर्स और जो पिछड़े लोग होते हैं, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े होते हैं, उनको उसमें जोड़ने की कोशिश करती है। इसीलिए इनके काम को देखते हुए ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 का इनको प्राप्त हुआ है। अगला, नेपाल की है ये। साउथ कोरिया की एक रिवर प्रोजेक्ट है, उसको इंस्पायर मानकर मूसी रिवर को डेवलप रिजुविनेशन करने के लिए उस मॉडल को यहाँ रेफरेंस लिया गया है। मूसी रिवर तेलंगाना में बहती है, वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को रेफरेंस माना गया। तो वो कौन सी रिवर है? तो वो है हान रिवर। हान रिवर मतलब ग्रेट हांगगैंग जो प्रोजेक्ट है
साउथ कोरिया का, उससे इंस्पायर होकर मूसी जो रिवर बैंक है उसको भी कमर्शियल यूज़ के लिए डेवलप किया जाएगा तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया का एक प्रोजेक्ट था जो कि हांग रिवर पर प्रोजेक्ट था। हान रिवर पर जो प्रोजेक्ट था उसी को रेफरेंस मानकर मूसी रिवर को भी कमर्शियल यूज़ के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट यूज़ करेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, लुओंग कुओंग है, ये किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो लुओंग कुओंग ये वियतनाम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ध्यान रखिएगा, कुओंग जो कि आर्मी को इन्होंने ज्वाइन किया था, ये मेजर रैंक तक रहे, अब ये देश के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वियतनाम की बात करें तो हनोई यहाँ की कैपिटल है, वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी, वियतनामीज ऑफिशियल यहाँ की लैंग्वेज है, पाम मिन चिन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे हम 23 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर स्नो लेपर्ड की बात करें तो 12 कंट्रीज में फाउंड है। कहाँ कहाँ? इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। स्नो लेपर्ड ये हाई माउंटेनी एरियाज में रहते हैं, जहाँ पर हाई तो हो और साथ कोल्ड रीजन हो, वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे। भारत में ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आपको प्राप्त होंगे। अगला, अभी रिसेंटली में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, अभी किसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में अपॉइंट किया गया नई चेयरपर्सन के रूप में? तो ये विजया किशोर रहातकर को अभी रिसेंटली में चेयरपर्सन के रूप में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में अपॉइंट किया गया है। ये जो कमीशन है इसको 1990 एक्ट के अंतर्गत फाउंड किया गया। 1992 में नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो वुमेन है विजया किशोर रहातकर, ये रेखा शर्मा की जगह लेंगी। महिलाओं के उद्धार के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये कमीशन काम करता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने अभी स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की झांसी में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। ध्यान रखिएगा, जिसमें 1800 सोल्जर्स और 210 आर्म्ड व्हीकल्स एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो एक्सरसाइज है इसमें भारत अपनी आर्मी की जो शक्ति है, जो उसका कॉपरेशन है, उसको देखने के लिए इसको ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि जो जब इनकी ज़रूरत पड़े तो इसको यूज़ किया जा सके। तो स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज की है। अभी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 को किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड को किसने जीता? तो ये निकिता पारवल के द्वारा, मध्य प्रदेश की हैं, उनके द्वारा जीता गया। अब ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन के वर्ल्ड जो मिस वर्ल्ड है उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 60 एडिशन था ये, जिसमें निकिता पारवल के द्वारा जीत दर्ज की गई है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम निकिता पारवल इनका नाम है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी अपने पीपल्स को, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, अपने पीपल्स को कहा है, अपने लोगों को कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। क्यों कहा है? साथ साथ वो ये देख रहे हैं कि हमें लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगा। अभी 2026 में नया रिप्रेजेंटेशन अनाउंस होगा, जिसमें मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कितना रिप्रेजेंटेशन बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। पॉपुलेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो आंध्र प्रदेश के जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने राज्य के नागरिकों से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा करें। और साथ साथ यहाँ पर एक ये भी कंसर्न है कि अगर हम ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करते हैं तो हमारे राज्य में बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। बूढ़े लोगों पर ज़्यादा सरकार को खर्च करना पड़ेगा। तो यूथ के जो नंबर्स हैं उनकी कंपैरिजन में ओल्ड के नंबर्स भी इक्वल रहने चाहिए। अभी तो भारत में सही कंडीशन है, लेकिन बाद में कंडीशन खराब हो सकती है, ये भी उनका एक कंसर्न है। तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है अपने राज्य के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में 2026 में रिवाइज होगा, जिसमें कर्नाटका को 8 सीटें बढ़ सकती हैं। ये सिर्फ ऐसे ही मतलब यहाँ एज्यूम किया गया है, जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से एज्यूम किया गया है। ठीक है, तो तेलंगाना में 20 हो सकती हैं, आंध्र प्रदेश में 25 की 28 होंगी, जो जरा सी इंक्रीज हो रही हैं। तमिलनाडु में 41 होंगी, केरला में यहाँ घट जाएंगी। लेकिन बाकी राज्यों की अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में
80 की 128 हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर आप फोकस कर लेंगे तो शायद आप अपना सरकार भी बना ले जाए। बिहार में भी देखेंगे तो बहुत ट्रिमेंडस इंक्रीमेंट होगा, लगभग 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो लगभग 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है। और महाराष्ट्र में आप 68 मतलब 20 सीटें लगभग बढ़ने का अनुमान है। राजस्थान में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादा सीट्स बढ़ रही हैं, साउथ के स्टेट्स में कम बढ़ रही हैं। ये भी एक कंसर्न हो सकता है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने की यहाँ पे आह्वान किया है उनके द्वारा। अगला, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सागर कवच नाम की जो एक सिक्योरिटी ड्रिल है वो अक्टूबर मंथ में कहाँ ऑर्गेनाइज हुई? तो सागर कवच नाम की जो कोस्टल ड्रिल है ये गुजरात और यूनियन टेरिटरी दमन दीव में ऑर्गेनाइज कराई गई। इसमें अपनी शक्ति का परीक्षण करना यहाँ पर इसका अपना मुख्य एम है। अगला, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने 50 इंटरनेशनल गोल कर लिए हैं, तो ये फुटबॉल प्लेयर है बाला देवी, जो कि पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने इंटरनेशनल में 50 गोल किए हैं। इनको इंडिया की गोल मशीन भी कहते हैं। इनके द्वारा सैफ वुमेन्स चैंपियनशिप जो हो रही थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसी के खिलाफ इन्होंने 50 अपने इंटरनेशनल गोल कंप्लीट किए। तो याद रखिएगा, सैफ वुमेन्स चैंपियंस जो कि 7th एडिशन काठमांडू नेपाल में ऑर्गेनाइज हो रहा था, वहाँ पर ही इनके द्वारा 50 अपने इंटरनेशनल गोल्स किए गए और ये है बाला देवी। अगला क्वेश्चन, किस इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल रिसर्च सेंटर दुबई में खोलने की अनाउंसमेंट की है? तो 2025 तक ग्लोबल रिसर्च सेंटर दुबई में आईआईटी मद्रास के द्वारा खोला जाएगा, जिसका नाम IITM ग्लोबल दुबई सेंटर होगा। इसका मेन एम होगा कि यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस करें और बेहतर तरीके से इसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसको और बेहतर करें, डेटा साइंस को बेहतर करें, रोबोटिक्स पर ध्यान दें और सस्टेनेबल एनर्जी पर कार्य करें। इन फील्ड पर ये काम करने वाली है IITM ग्लोबल दुबई सेंटर। ये दुबई में खोला जाने वाला IIT मद्रास के द्वारा पहला इंटरनेशनल सेंटर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 20 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह हम कब ऑर्गेनाइज करते हैं? तो कर्मयोगी सप्ताह हम 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक ऑब्जर्व करते हैं, 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। इसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग लेने से रिलेटेड यहाँ पर ये एक स्कीम है, एक वीक है। इसको पूरे वीक में आपको ट्रेनिंग 4 घंटे की मिनिमम लेनी होती है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगला, नमो भारत दिवस कब ऑब्जर्व होता है? तो नमो भारत दिवस ये 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व करा जाता है। 20 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को इसी दिन इनॉग्रेट किया गया था और इसका नाम नमो भारत ट्रेन रखा गया, इसीलिए नमो भारत दिवस के रूप में नई दिल्ली में पहली एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई। अगला, यूनाइटेड नेशन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो यूनाइटेड नेशन डे की 79th एनिवर्सरी हमने 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व की, क्योंकि 29 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था उसको फोर्स में लाया गया। इसमें भारत और 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं और भी दूसरी जो कंट्रीज हैं, इन्होंने यहाँ पर साइन किए थे इस डॉक्यूमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो बेहतर लगी है, क्वालिटी बेहतर लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।